नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपी पीसीएस 2024 आरओ एआरओ री एग्जाम और यूपीपी के लिए पॉलिटी सेक्शन को कंप्लीट कर रहे थे। ये जो हम पॉलिटी सेक्शन पढ़ रहे हैं ये जीएस पॉइंटर का पॉलिटी सेक्शन पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी अब तक ये तीनों परीक्षाएं हैं इसमें जो होता है अधिकांश देखा जाता है कि जो पेपर में पहले पे क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं को घुमा फिरा के पूछता है, तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से पॉलिटी के 100 में से 100 क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो हम 100% फंसते हैं और वही क्वेश्चन रहते हैं, कोई ज़्यादा रिपीट नहीं होता। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। साथ ही साथ मैं इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो मैं नीचे एक लिंक जोड़ दूंगा टेलीग्राम का, अभी मैंने हाल ही में बनाया है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको बराबर वहाँ पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलिए आज देखने जो जा रहे हैं हम उसका नाम है भारतीय राज्य भारतीय राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में देखने जा रहे हैं। यानी कि जो राज्य है जैसे हमारे 28 राज्य और संघ शासित प्रदेश जो 8 है उनके बारे में देखने जा रहे हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से है? भारत तथा इंडिया के नाम से है। अभी आपने देखा होगा 8-10 महीने पहले बहुत ज़्यादा एक विवाद मुद्दे उठ रहे थे करंट अफेयर में, और तो काफ़ी राजनीतिक पार्टी में बातें भी चल रही थी कि इस नाम को लेकर भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत करके इस जब बहुत ज़्यादा कहते हैं विवाद चल रहा था। तो याद रखिएगा कि भारत का संविधान में जो हमारे राष्ट्र के नाम का उल्लेख है वो सिर्फ दो है, एक का नाम है भारत, दूसरे का नाम है इंडिया। दोनों ही याद रखिएगा, हिंदुस्तान नहीं है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है, संघ है। याद रखिएगा यूनियन याद रखिएगा, संघ तो मान लीजिए हिंदी में लिखिएगा दोनों तरफ, लेकिन जब आप इंग्लिश वाला पार्ट देखेंगे तो एक तरफ फेडरल लिखा रहेगा एक तरफ यूनियन लिखा रहेगा। जिस भी ऑप्शन में यूनियन लिखा रहे दोनों का हिंदी मतलब क्या होता है? संघ ही होता है, लेकिन इंग्लिश में जो है तो यूनियन हो जाता है और फेडरेशन हो जाता है। जहां यूनियन जिस ऑप्शन में लिखा रहे उसी को टिक करिएगा और नहीं तो ऑप्शन आपका गलत मान लिया जाएगा। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है किसमें? अनुच्छेद 3 में नए राज्य बनाने का अधिकार है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? संसद में। ये याद रखिएगा कि संविधान कहता है कि नया ये सब तो ठीक है, लेकिन जो नया राज्य बनेगा वो केवल पावर उसके किसके अंदर है? संसद के पास है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना राज्य की विधान पालिकाओं के पास है, किसी के पास नहीं है। नए राज्य गठन करने की शक्ति केवल संसद को है। आगे है भारत के भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। राज्य की सीमाएं हो जाए, नए राज्य का गठन हो जाए, नाम राज्यों का नाम बदलना हो, ये सब केवल शक्ति केवल संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, राष्ट्रपति के पास नहीं है, विधानसभा के पास नहीं है, इन सब के पास नहीं, केवल संसद के पास है। नए राज्य को संघ में सम्मिलित करने तथा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति प्राप्त है किसको? संसद को। नए राज्य निर्माण के बारे में सही है, संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के में संशोधन के प्रावधान होंगे। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किए जाएंगे जब तक उसे राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है जिसके क्षेत्र में सीमाओं या नाम पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो ये हो गया पूरा। अब है भारत में नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है कहाँ? संसद से साधारण बहुमत से। देखिए 1 से लेकर 4 तक याद रखिएगा आप, 1 से लेकर 4 तक आप देखेंगे तो जो भी है अनुच्छेद, जितने भी अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 4 तक, उनका जब बदलाव देखेंगे
उनके बदलाव में आपको साधारण बहुमत की इजाज़त है। मतलब कि नए राज्यों का गठन, किसी राज्य की सीमा में बदलाव करना है। हाँ, ये सब आपको साधारण बहुमत से होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग लिखते हैं नए राज्यों का जो सृजित होगा वो विशेष बहुमत से होगा, नहीं, वो साधारण बहुमत से होता है। अब है अभिकथन है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देते हैं और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानमंडल द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। तो आप देखेंगे दोनों ही कथन सत्य है और दोनों जो है एक दूसरे सही व्याख्या नहीं करते हैं। अब आगे देखते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा होता है। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति निम्नलिखित है। 240(1) का में देखेंगे तो अंडमान और निकोबार के लिए, 240(1) खा में देखेंगे तो लक्षद्वीप के लिए है, 240(1) का देखेंगे तो वो आप देखेंगे दादर एवं नागर हवेली के लिए और दमन दीप के लिए है। 240(1) डा देखेंगे तो वो पौंडीचेरी के लिए। मुझे लगता है आपको ये याद रखना चाहिए, क्वेश्चन लेटेस्ट बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी लक्षद्वीप में जो हमारे प्रधानमंत्री गए थे, तो उसकी वजह से जो मलेशिया कह रहे हैं, मालदीव था, वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हुआ था और टूरिज्म को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। आप सब जानते हैं उस विवाद को। तो हो सकता है ये पूछ ले कि लक्षद्वीप भारत के संविधान में किस आर्टिकल में, तो ये पूरी याद रखिएगा 240(1) खा में है, याद रखिएगा। का में अंडमान निकोबार, खा में लक्षद्वीप, फिर दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप और फिर पौंडीचेरी है। अब नोट को देख लेते हैं। ध्यातव्य है कि 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यथा पहला दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीप आपस में विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश तथा दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीप घोषित कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 1920 को ये दोनों आपस में मिल गए थे, यानी कि 4 साल लगभग हो गए हैं। अब भारत संघ नहीं है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम, पहली बात तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न पढ़ने में आप कथन कार्य में अगर कोई एक स्टेटमेंट गलत होगा दूसरा सही मान लिया जाता है। भारत संघ नहीं, जो कि गलत है, भारत संघ है। आप देखेंगे, हाँ, तो ये वाला गलत है और ये वाला सही है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमा को बदलने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। इसकी सहमति आवश्यक नहीं है, राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है नए राज्य का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन। अब है संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 में मान लीजिए नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित, मान लीजिए हम पाकिस्तान से युद्ध करते हैं या चाइना से कोई युद्ध करते हैं और चाइना वाला पूरा क्षेत्र हम जीत लेते हैं, तो वो भारत के नए राज्य के रूप में भारत में प्रवेश करेगा। तो वो कैसे आएगा? वो आर्टिकल 2 के माध्यम से आएगा। सही कथन है, भारत में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारत राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। बात सही है, ये जो लोग थे भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में
काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हुआ, भूख हड़ताल हुई। उसके बाद पहला ऐसा राज्य जो बना था उसको आप कमेंट करिए कौन राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक है प्रथम अनुसूची को, क्योंकि प्रथम अनुसूची में ही देखेंगे आप भारत के राज्य, क्षेत्र, इन सबका नाम है। तो अगर किसी का नाम कम ज़्यादा होगा या किसी के क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो उसका उल्लेख आपको प्रथम अनुसूची में करना है। भारत में संघ शासित प्रदेश है कितने? 8 है। याद रखिएगा वर्तमान में इस समय 8 भारत में संघ शासित प्रदेश हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें यानी कि स्थान आरक्षित हैं 20। वर्तमान में लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों के 19 प्रतिनिधि हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 में बने कितने? 14 राज्य थे, 6 संघ शासित प्रदेश थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ शासित प्रदेश थे। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघ राज क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन दीव एवं पौंडीचेरी हैं। दिल्ली है एक कैसा केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, कब दिया गया? वह दिया गया 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 को दिया गया। अब सही कथन है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। द्वीप खंबात की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है। क्या है? टापू है। फिर है दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दादर और नागर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन में रहा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दादर नागर हवेली पुर्तगाली के शासन तक रहा। देखिए सबसे पहले पुर्तगाल भारत में आए थे और सबसे बाद में गए, ये आपको ध्यान रखना है। अब सिक्किम को विविधता भारत संघ में इस पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को सम्मिलित किया गया? 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसमें सिक्किम को सम्मिलित किया गया। तो याद रखिएगा राज्य के गठन का सही कालक्रम है क्या है? हरियाणा है, फिर गोवा है, फिर झारखंड है, फिर तेलंगाना। याद रखना आपको, सबसे लास्ट में तेलंगाना है, उसके बाद झारखंड है। जो कि झारखंड आप देखेंगे किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। तो याद रखिएगा भारत को राज्यों का भारत संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम है सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। भारतीय राज्यों का उनके निर्माण का सही क्रम है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। देखिए जब आप लूसेंट देखेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट उठाइए, लूसेंट ज़रूर पढ़िए। लोग कहते हैं ये बुक पढ़िए, वो बुक पढ़िए, हाँ सब सही है, लेकिन सब जो आपको फैक्ट वाले मिल जाएंगे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने हैं वो आपको लूसेंट में मिल जाएंगे हर हाल में। और लूसेंट में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। वर्तमान में बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़े बड़े सर आने से ये हो रहा है कि वो अपने नोट्स को प्रमोट करने के लिए लूसेंट को साइड में हटा रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए लूसेंट बहुत ही रामबाण है। तो लूसेंट में देखेंगे तो सभी राज्यों का क्रमवार स्थिति अच्छे से उल्लेख की गई है, उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर 2020 को। उत्तराखंड आया 9 नवंबर सन 2000, सॉरी मैं 20 यहाँ बोल दिया, ये 2000 है। झारखंड आया 15 नवंबर सन 2000 को। याद रखना है सबसे पहले छत्तीसगढ़ आता है जो कि आपका उत्तर प्रदेश से, सॉरी एमपी से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। फिर आता है उत्तराखंड जो 9 नवंबर को आता है। उत्तराखंड को इसलिए याद रखिएगा कि उत्तराखंड की भी पीसीएस की परीक्षा होने वाली है और उसमें भी यही पूछा जाता है, उसमें भी यही पूछा जाता है और अलग से कुछ उसमें नहीं आता है। फिर आता है आपका झारखंड आता है जो आपका 15 नवंबर सन 2000 को स्थापित होता है। नए राज्य गठन
वर्ष है आंध्र प्रदेश 1936 में, सॉरी 53 में आते हैं, आंध्र प्रदेश का गठन होता है नवंबर के महीने में। हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम 1975। सिक्किम के लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया था, आप याद रखिएगा। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, मेघालय 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 है। हरियाणा 1966 में, महाराष्ट्र 1960 में, राजस्थान 1958 में आता है। नागालैंड 1963, झारखंड सन 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975 है। सही कथन है। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेशों की सूची में था। मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक रखा गया। लक्षद्वीप 1956 में जब पुर्तगाल जाते हैं। दमन एवं दीव 1987 में। चंडीगढ़ 1966 में। दादर नागर हवेली 1961। अब है कांग्रेस के कानपुर सत्र 1920 के पश्चात पश्चिमी कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो ये बात जो है आप देखेंगे सही है कि कांग्रेस का जो नागपुर सत्र हुआ था 1920 में, उसके पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर हुआ था। 1920 में जो प्रांत में जो कांग्रेस थी उनका गठन भाषाई आधार पर हुआ था, लेकिन 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। देश की आज़ादी के बाद उन्होंने कहा था कि नहीं, हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। 2-3 समिति भी बनी, कमेटी भी बनी। जवाहरलाल नेहरू ने खुद उस कमेटी को हेड किया था। उसमें भी ये बोला गया था कि हाँ, भाषाई आधार पर हम राज्यों का गठन नहीं करेंगे। लेकिन पूरे देश भर में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर ऐसी मांग उठी थी कि जो एक आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था पट्टालू ऐसे श्रीराम, ऐसे नाम था उनका, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे ही नाम था उनका। उन्होंने 56 या 57 दिन तक लगातार भूख हड़ताल रखी थी, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु होने के बाद पूरे देश में आक्रोश और एक प्रकार का आंदोलन का समा बंध गया था। तो उसे ही शांत करने के लिए, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट ही नया नया भारत आज़ाद हुआ था, मुश्किल से 6 साल हुए थे भारत को आज़ाद हुए। तो क्या हुआ आप जानते हैं, उसमें ये हुआ कि पूरे देश में आंदोलन उठ गया। तो जो वर्तमान समय के, उस समय के वर्तमान समय के राजनीतिक थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े नेता, इन्होंने सब मिलकर एक विचार रखा कि हाँ, हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करते हैं। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सबसे पहले जो राज्य बना था वह था हमारा आंध्र प्रदेश, और टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों के आधार, मतलब भाषा के आधार पर गठन किया गया। अब आगे देखेंगे कि क्या है। 1 मिनट रुकिए, माउस हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए देखते हैं, सब देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। कब की गई आप देखेंगे कि 29 दिसंबर 1963 को की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में सही गठन है। जस्टिस फजल अली, के एम पणिकर और हृदय नाथ कुंजरू
इसके सदस्य आयोग ने बंबई और पंजाब के विभाजन का समर्थन नहीं किया। संसद के पास राज्य पुनर्गठन आयोग कानून 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1953 में जो कमेटी बनी थी उसमें 3 लोग थे, जस्टिस फजल अली, के एम पणिकर और हृदयनाथ कंजरू थे। ये तीनों का नाम याद रखिएगा। इन्होंने फिर बोला था कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का हुआ था। वही बताया था कि वहां पर बहुत बड़ा भूख हड़ताल हुआ था, करीबन 56 दिन का। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ कब? 1953 में हुआ। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ, लेकिन यहाँ पर पहले इसलिए हो गया था कि यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में से किसे विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया, तो वो था बिहार। बिहार राज्य को आज भी देखिए बोला जाता है कि हम इसको विशेष राज्य की सूची में लाएंगे। अब आ गया नागरिकता। ये किस में आता है? भाग 2 में आता है, आपको याद होना चाहिए। और साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा नए नए बदलाव हुए हैं। जैसे अभी मुश्किल से 1 महीना पहले CAA लागू किया गया है। CAA कानून तो 2019 में आ गया था, हाँ, लेकिन वो रोका गया था। अभी उसे हाल ही में चुनावी माहौल होने की वजह से उसे CAA लागू किया गया। उसी को देख लेते हैं एक बार। भारत के संविधान के किसी भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 2 में है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता। अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता यहाँ पास नहीं है, यहाँ एकल नागरिकता है, यानी कि जो केंद्र की ओर से प्रोवाइड होती है बस वही एक नागरिकता है। अब उसके बाद है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा की जाती है, लेकिन इसमें भी कई ज़्यादा प्रावधान हैं। जब आप वो पढ़ेंगे इसको, आप बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं कौन से जन्म मतलब कौन से मतलब कि हमारे संविधान में उल्लेखित है और कौन सा जो कानून बनाकर पेश किया गया इससे नागरिकता मिल सकती है, वो अलग अलग है। तो जो आप वो पढ़ेंगे, लूसेंट पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से जानकारी दी गई उसमें। इसलिए कह रहा हूँ, अगर एग्जाम को सच में पास करना है किसी भी सब्जेक्ट में GS के, तो बात ध्यान रखिएगा, आपको लूसेंट पढ़ना अनिवार्य है। आप बड़ी से बड़ी बुक पढ़ लीजिए, लेकिन लूसेंट और पूर्वावलोकन जो घटना चक्र की आती है उसको पढ़ना एकदम मैंडेटरी है। नहीं तो आप बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़े बड़े सर के नोट्स के चक्कर में आप हो जाएंगे परेशान और सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिए। इसीलिए पढ़ने के लिए आपको पूर्वावलोकन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस पूर्वावलोकन में होता क्या है? पूर्वावलोकन में होता है जो आपके बैक ईयर जितने भी क्वेश्चन बने सबको क्रमवार बनाता है। उसी पूर्वावलोकन की GS पॉइंटर आती जो हम ये पढ़ रहे हैं, जो 1 लाइनर दिया हुआ है, ये क्विक रिवीजन के तौर पर होती है। मैं आशा कर रहा हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने पूर्वावलोकन एक बार पढ़ ली होगी। उसी के रिवीजन के तौर पे सीरीज चल रही है। और साथ ही एक चीज और बता दूं, आपको लूसेंट पढ़ेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तो ये हो गया बुक की जानकारी। लेकिन अब ये भी देख लेते हैं, जो नागरिकता वाला पोर्शन खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा होने वाला है। भारत की नागरिकता अपने नागरिकता को खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता को परित्याग करता है, स्वेच्छा व अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बनेगा। जिस जिस ये देखिए, ये लिखा है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है वही, ये एक लेकिन एक प्रथा है। कानून में जो लिखा है वो भारत का नागरिक लिखा हुआ है। राष्ट्राध्यक्ष बनने के लिए केवल नागरिक लिखा हुआ है। जिसे विदेश में एक बार नागरिकता खो दी हो, किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त कथन में से केवल एक सही है। इन नागरिकता के संबंध में एक सही है। ये देखिए, ये अपने आप में दोनों गलत हो जाते हैं।
अब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कटघार में जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत हुए हैं वे आहत हैं। एक अवयस्क बच्चे जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक के विदेशी मूल की पत्नी, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिन्होंने पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। सही कथन है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 आई तक जोड़ा गया। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि इसमें का में ये आएगा, खा में ये आएगा, मणिपुर आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, इस तरह आएगा। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैंने पहले ही बताया था। आगे देख लेते हैं, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। भारत के अर्जन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत किया करने के सक्षम है संसद ही सक्षम है। भारतीय अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में बिताने होंगे 7 वर्ष। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में। ये डेट होती है ना, ये हमेशा करंट अफेयर का सब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करना। ये इसका मतलब है। अब मूल अधिकार के बारे में हम कल नए वीडियो में देखेंगे क्योंकि लंबा और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। इससे प्रश्न हर एक परीक्षा में बनते हैं, एक प्रश्न। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। साथ ही इसकी पीडीएफ इस तरह की वीडियो और भी देखने के लिए हमने क्या क्या अपलोड किया है, टेलीग्राम का लिंक इस पर जोड़ दूंगा, ठीक है, उसको भी एक बार विजिट कर लीजिएगा। चलिए।